नमस्कार। कभी सोचा है कि एक देश जहां 1 अरब से भी ज्यादा लोग हैं, इतनी अलग अलग भाषाएं, इतनी संस्कृतियां, आखिर वो कौन सी एक डोर है जो हम सबको एक साथ बांध कर रखती है? जी हां, वो डोर है हमारा संविधान। तो चलिए आज हम इसी की कहानी को, इस राष्ट्र की रूपरेखा को समझना शुरू करते हैं। सर, मेरा सबसे पहला सवाल तो यही है कि आखिर हमें संविधान की जरूरत ही क्यों पड़ती है? क्या इसके बिना कोई भी देश नहीं चल सकता? बहुत अच्छा सवाल है। चलो, दो तरह के समाज की कल्पना करते हैं। एक तरफ जैसा हम यहां देख सकते हैं, एक राजा है, उसकी जो इच्छा है वही कानून है। आज जो नियम है हो सकता है कल वो उसे बदल दे। ये है राजतंत्र। वहीं दूसरी तरफ एक ऐसा समाज है जहां शासन का आधार सबके लिए एक समान कानून है, जिसे हम संविधान कहते हैं। यही संविधान वो बुनियादी नियम देता है जिससे समाज में आपसी विश्वास बना रहता है और ये पक्का होता है कि देश किसी एक इंसान की मर्जी से नहीं बल्कि कानून के राज से चलेगा। तो ये संविधान आखिर है क्या? देखिए, इसका नाम ही इसका पूरा मतलब बता देता है। सम और विधान, यानी सबके लिए समान कानून। ये नियमों और कानूनों की वो किताब है जिसके बिना कोई देश ठीक से चल ही नहीं सकता। और आसान शब्दों में कहें तो ये हमारे देश का सबसे बड़ा, सबसे ऊंचा कानून है। ये एक ब्लूप्रिंट की तरह है जिस पर हमारे पूरे देश की इमारत खड़ी है। सर, ब्लूप्रिंट वाली बात तो एकदम साफ हो गई, लेकिन मेरा एक सवाल है। ब्लूप्रिंट तो कागज पर होता है ना? तो इस कागज वाले ब्लूप्रिंट को असलियत की इमारत में बदला कैसे जाता है? मतलब ये काम करता कौन है? बिल्कुल सही सवाल पूछा, और यहीं से राज व्यवस्था यानी पॉलिटी का काम शुरू होता है। राज व्यवस्था ही वो पूरी प्रणाली है, वो पूरा सिस्टम है जो संविधान के ब्लूप्रिंट को असलियत की इमारत में बदलती है। देखो, एक बेहतरीन उदाहरण है अनुच्छेद 17, जो कहता है कि छुआछूत मतलब अस्पृश्यता का अंत किया जाता है। अब संविधान ने ये तो बता दिया कि क्या करना है, लेकिन ये होगा कैसे? इसके लिए राज व्यवस्था काम में आती है। हमारी संसद ने नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 बनाया। ये कानून छुआछूत को एक दंडनीय अपराध बनाता है। तो देखा तुमने, संविधान ने लक्ष्य दिया और राज व्यवस्था ने उस तक पहुंचने का रास्ता बना दिया। तो चलो एक बार जल्दी से देख लेते हैं कि तुम दोनों के बीच का फर्क समझी हो या नहीं। अगर संविधान सैद्धांतिक पक्ष है तो राज व्यवस्था क्या हुई? जी सर, राज व्यवस्था इसका व्यवहारिक पक्ष हुई। मतलब उन सिद्धांतों को असल में लागू करना। बिल्कुल सही। अच्छा, अगर संविधान हमें बताता है कि क्या करना है, जैसे अनुच्छेद 21 हमें जीवन का अधिकार देता है, तो राज व्यवस्था क्या करती है? राज व्यवस्था ये पक्का करती है कि ये कैसे हो। जैसे संसद कोई कानून बनाकर या अदालतों के फैसलों से इस अधिकार की रक्षा करती है। शाबाश, अब तुम इसका मूल अंतर पकड़ चुकी हो। सर, आपने अभी कानून और निकायों की बात की, तो ये जो पूरी मशीनरी है जो राज व्यवस्था को चलाती है, इसमें कौन कौन से पुर्जे होते हैं? बहुत बढ़िया सवाल। इस पूरी मशीनरी को हम संस्थाएं यानी इंस्टीट्यूशंस कहते हैं, और राज व्यवस्था को चलाने वाली इन संस्थाओं को हम मोटे तौर पर 3 श्रेणियों में बांट सकते हैं। पहली हैं संवैधानिक संस्थाएं, दूसरी हैं गैर संवैधानिक या कहो अतिरिक्त संवैधानिक संस्थाएं, और तीसरी हैं असंवैधानिक संस्थाएं। चलो एक एक करके इन्हें समझते हैं। तो सबसे पहले आती हैं संवैधानिक संस्थाएं। ये वो निकाय हैं जिनका जिक्र, जिनकी शक्तियां और जिनके काम सब कुछ सीधे सीधे संविधान के अनुच्छेदों में लिखा हुआ है। ये भारतीय राज व्यवस्था के मजबूत स्तंभ हैं, जैसे कि वित्त आयोग जिसका वर्णन अनुच्छेद 280 में है, या फिर चुनाव आयोग जो अनुच्छेद 324 में है। यूपीएससी और सीएजी भी इसके बहुत अच्छे उदाहरण हैं। एक बात याद रखना, परीक्षा की दृष्टि से ये संस्थाएं और इनसे जुड़े अनुच्छेद बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हैं। अब आते हैं दूसरी और बहुत ही दिलचस्प श्रेणी पर, गैर संवैधानिक संस्थाएं। देखो, जैसा कि नाम से ही साफ है, इनका जिक्र सीधे संविधान में नहीं है, फिर भी ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इन्हें संविधान के लक्ष्यों को पूरा करने में मदद करने के लिए ही बनाया जाता है। इन्हें बनाने के 2 तरीके हैं। एक तो सरकार के कार्यकारी आदेश से, जिसका उदाहरण है नीति आयोग, और दूसरा संसद में एक कानून पास करके, जिन्हें हम सांविधिक निकाय कहते हैं, जैसे कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग यानी एनएचआरसी। और अंत में है तीसरी श्रेणी असंवैधानिक संस्थाओं की।
ये जानना बहुत जरूरी है कि ये वो संगठन है जिनकी गतिविधियां और जिनकी विचारधारा संविधान के मूल सिद्धांतों के ही खिलाफ होती हैं, यानी ये सीधे सीधे संविधान का उल्लंघन करते हैं। इसका एक उदाहरण माओवादी संगठन है, और राजव्यवस्था की प्रतिक्रिया के रूप में ऐसी गतिविधियों को रोकने के लिए सरकार ने UAPA यानी अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट 1967 जैसा कड़ा कानून बनाया है। ठीक है सर, हमने संविधान, राजव्यवस्था और इन संस्थाओं को समझ लिया, लेकिन इस पूरे जटिल ढांचे का, इसका अंतिम उद्देश्य क्या है? हम ये सब कर क्यों रहे हैं? ये बहुत ही जरूरी सवाल है। देखो, इस पूरे ढांचे का उद्देश्य संविधान के 4 मुख्य कामों में छिपा है। पहला काम है समाज में समन्वय और विश्वास बनाना। संविधान हमें वो बुनियादी नियम देता है जिन पर हम सब सहमत हो सके, ताकि हम एक दूसरे पर भरोसा करके शांति से रह सकें। दूसरा, ये साफ साफ बताता है कि देश के लिए फैसले कौन लेगा, यानी ये तय करता है कि सरकार कैसे बनेगी और कानून बनाने की शक्ति किसके पास होगी। अब बाकी के 2 काम देखते हैं। तीसरा और बहुत ही जरूरी काम है सरकार पर सीमाएं लगाना। हमारा संविधान ये पक्का करता है कि सरकार कभी भी निरंकुश न हो जाए। ये हम नागरिकों को मौलिक अधिकार देता है, जो एक तरह की लक्ष्मण रेखा है जिसे सरकार भी पार नहीं कर सकती। और चौथा, जो शायद सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य है, वो है एक न्यायपूर्ण समाज की स्थापना करना। संविधान ही सरकार को वो शक्ति और वो दिशा देता है जिससे वो लोगों की उम्मीदों को पूरा कर सके और सबके लिए न्याय सुनिश्चित कर सके। तो आज हमने भारतीय राजव्यवस्था की नींव रखी है, लेकिन ये इस विशाल विषय में हमारी यात्रा की बस शुरुआत है। आगे हम नागरिकता, मौलिक अधिकारों, संसद और न्यायपालिका जैसे हर एक महत्वपूर्ण पड़ाव को एक एक करके पार करेंगे। आज की ये जो समझ है वो उस पूरी यात्रा के लिए एक मजबूत आधार का काम करेगी। तो इस सफर के लिए तैयार हो जाइए।